नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पुर्तगाली जो है भारत में किस तरह से आते हैं और आने का कारण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साथ साथ ये भी देखे थे कि जब पुर्तगाली आते हैं तो भारत में किन किन समस्याओं का सामना करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत के पश्चिमी तटीय हो या पूर्वी तटीय हो, उन सभी छोटे छोटे बंदरगाहों पर अपने अधिकार लेने की कोशिश करते हैं ताकि व्यापार करने में सुविधाजनक महसूस हो, यानी कि सुविधा हो व्यापार करने में छोटे छोटे उन बंदरगाहों से। ठीक है, तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे डच। बेसिकली डच कंपनी को हम लोग नीदरलैंड बोलते हैं। ठीक है, नीदरलैंड बोलते हैं। यानी कि अब आज का क्लास जो रहेगा वो डच का आगमन रहेगा, यानी कि डच कंपनी का क्या कारण है कि वो भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए, इसके पीछे कारण क्या है, इन सबके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, डच कंपनी आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल ही एक ऐसा कंट्री था कि जो कि दक्षिणी एशिया से, खासकर भारत, इंडोनेशिया, ये जो दक्षिणी एशिया जो है, इन सभी देशों से व्यापार करता था। और व्यापार करने के कारण, व्यापार करने के फलस्वरूप यहाँ से सामान्य यूरोप कंट्री में ले जाता था। यूरोप कंट्री में ले जाने के फलस्वरूप वह पूरा यूरोप कंट्री में बेचता था, जिससे पुर्तगाली की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो गई। ठीक है, तो उन सभी को अब बढ़ते समय के अनुसार देखें तो बढ़ते समय के अनुसार 17वीं शताब्दी में स्पेन का बिखराव हो रहा था और उसी समय नीदरलैंड हो, यानी कि जो डच कंट्री है, यानी कि नीदरलैंड जो है उभर कर सामने आ रहा था। चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, ये उभर कर सामने आ रहा था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो पुर्तगाली है, ये जो पुर्तगाली कंट्री है, ये दक्षिण एशिया से व्यापार करता था और व्यापार करने के फलस्वरूप इन सभी कंट्रियों में बेचता था। और यही मौका हुआ जो कि नीदरलैंड यानी कि पुर्तगाली से न व्यापार करके अब डायरेक्ट दक्षिण एशिया या फिर एशिया में व्यापार करने के लिए सोचता है। कौन? नीदरलैंड। तो यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि नीदरलैंड या फिर डच कंपनी का जो, यानी कि डच का जो व्यापार करने का सिलसिला चालू हुआ वो 17वीं शताब्दी के करीब करीब होता है। और ये, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि यानी कि नीदरलैंड का जो अंदर वो व्यापार करने का एक क्यूरियोसिटी थी, वो पुर्तगाली से न करके वो डायरेक्ट चाहते थे कि डायरेक्ट दक्षिणी एशिया से ही सामान लाया जाए और खुद व्यापार किया जाए और अपने स्थिति को मजबूत किया जाए। तो मेन ये रीजन है कि डच भारत की ओर आते हैं और आने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं डच की। देखिए, अब डच का सिलसिला जो है यह 1596 के करीब स्टार्ट होता है। ठीक है, 1596 के करीब स्टार्ट होता है। यानी कि डच में सबसे पहले हम देखेंगे तो डच में एक फ्लूट शिप, ठीक है, नीदरलैंड में एक फ्लूट शिप जहाज है। ये क्या है? फ्लूट शिप जहाज का निर्माण होता है। और ये जो जहाज है यह हल्का होता है तथा इसे मतलब चलाने के लिए, इसे खेने के लिए कम आदमी की जरूरत पड़ती है, जो कि यह एक सुविधाजनक जहाज महसूस होती है। और ये पुर्तगाली की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि बोल सकते हैं कि यह ज्यादा लाभदायक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले 1596 में एक हाउटमैन नाम करके 1596 में हाउटमैन नामक करके एक जो है डच यात्री भारत आता है, दक्षिणी एशिया आता है। और दक्षिणी एशिया आने के फलस्वरूप यह जो हाउटमैन है यह सबसे पहले कहाँ जाता है? इंडोनेशिया। सबसे पहले कहाँ जाता है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जाने के फलस्वरूप यह वहां के मतलब कि व्यापार, वहां के मार्केट को समझता है कि यानी कि किस तरह से व्यापार किया जा रहा है, किन किन अगर व्यापार हो रहा है तो किन किन सामान पर ज्यादा फोकस की जा रही है व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो ये हाउटमैन जाते हैं नीदरलैंड। और हाउटमैन नीदरलैंड जाने के फलस्वरूप ही देखें तो यह 1602 में
यानी कि 1602 में सॉरी पहले ये देख लेते हैं कि जब ये हाउटमैन इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो इंडोनेशिया जाने के कारण यह प्रेरित करते हैं, यानी कि भारत दक्षिणी एशिया से व्यापार करने के लिए यह अपने कंट्री नीदरलैंड को प्रेरित करते हैं, जिसके कारण नीदरलैंड की जो देश है, नीदरलैंड कंपनी जो है नीदरलैंड कंट्री जो है वो अपने देश में एक प्रस्ताव पारित करती है, ठीक है। और यही प्रस्ताव जो है दक्षिणी एशिया या भारत में व्यापार करने के लिए सामने उतरकर आती है। तो ये जो प्रस्ताव है नीदरलैंड कंट्री के तरफ से है और ये प्रस्ताव जो है, इस प्रस्ताव को हम लोग वोक कहते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, वेरनिगदे ओस्टे इंडिसे, वेरनिगदे ओस्टे इंडिसे, जिसे हम लोग वोक कहते हैं। और ये जो वोक प्रस्ताव है, इसी के माध्यम से एक कंपनी का स्थापना होती है और ये कंपनी होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडीज कंपनी। और यही कंपनी जो है दक्षिण भारत में जाती है और दक्षिण भारत में जाने के फलस्वरूप वहां से व्यापार को अपने यानी कि व्यापार करती है, व्यापार करने का फायदा उठाती है और अपने यूरोपीय कंट्री जो उसके आसपास जो भी यूरोपीय कंट्री है उसमें अपना व्यापार करते हैं और सामान बेचते हैं, जिससे कि नीदरलैंड का भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। अब देखिए, तो ये हो गया आपका मतलब कि प्रस्ताव, यानी कि नीदरलैंड जो है 1502 के करीब नीदरलैंड जो है प्रस्ताव बनाती है। प्रस्ताव में VOC के प्रस्ताव के फलस्वरूप ये डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना करती है और यही कंपनी जो है भारत में आती है। लेकिन देखिए, अब डच ईस्ट इंडीज कंपनी जो है अब ये जो डच ईस्ट इंडीज कंपनी जो है, यह सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया जो है, यह इंडोनेशिया को अपना केंद्र बनाती है। क्यों? क्योंकि अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक फोकस था वो मसालों पर था, लेकिन मसालों के व्यापार करते करते वो मतलब किस तरह से आपने और सामान को फोकस किया, जैसे कि रेशम का व्यापार हो, कपास का व्यापार हो या फिर अफीम का व्यापार हो, इन सभी पर अपना धीरे धीरे फोकस किया। उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अब जैसे ये इंडोनेशिया अब भारत आती है, ये डच ईस्ट इंडीज कंपनी जो है दक्षिण एशिया या भारत आती है व्यापार करने के लिए। देखिए, अब बात करते हैं डच का भारत आने के फलस्वरूप किस तरह से अपने विस्तार को बढ़ाते हैं व्यापार करने के लिए। तो इन सभी को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में जब डच कंपनी आती है तो इनको पुर्तगाली का सामना करना पड़ता है, यानी कि इनसे पहले 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी जो है दक्षिण भारत में या भारत में बोल सकते हैं कि इनका व्यापार सफल रहा है, ठीक है। यानी कि डच कंपनी जो है सबसे पहले पुर्तगाली का सामना करते हैं, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे, किसी भी अगर बंदरगाह को अपने अधिकार करने की कोशिश करेंगे, वहां पर पहले से ही पुर्तगाली मौजूद होंगे, तो उनका समाधान करना पड़ेगा, उनसे निपटना पड़ेगा, उनसे मतलब कि जो भी हो करना पड़ेगा, तभी व्यापार संभव हो सकता है। तो डच कंट्री जो है सबसे पहले इसका फोकस रहता है मसालों के लिए, यानी कि मसालों का द्वीप जो कि इंडोनेशिया को बोलते हैं, तो इंडोनेशिया की ओर सबसे पहले इसका ध्यान केंद्रित होता है। तो इंडोनेशिया को अगर देखा तो इंडोनेशिया में जाते समय भारत पर यह जो है 1605 में मसूलीपट्टनम पे व्यापार करने के लिए स्थापित कर लेता है, ठीक है। 1605 में स्थापित कर लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं तो 1605 के बाद अगर विदेश में अगर बात करें तो सबसे पहले यह अम्बोयना जाता है, ठीक है। विदेश में अगर देखें तो विदेश में यानी कि भारत से बाहर किस तरह से अपने विस्तार को प्रभावित किया, किन किन जगहों पर, तो 1605 में अम्बोयना जाता है और 1614 में मलक्का जाता है, ठीक है। और वहीं 1616 तक ये श्रीलंका में मतलब 1616 तक श्रीलंका पर भी अपना अधिकार कर लेता है, यानी कि भारत के बगल। अब देखिए, अगर वहीं भारत में अगर देखा जाए तो किन किन जगहों पर अपना अधिकार जमा लिया है, सबसे पहले देखेंगे तो 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट और 1616 में यह अपना सूरत में भी स्थापित कर लिया है व्यापार करने के लिए। और वहीं 1653 में
सिंचुरा, यानी भारत के अगर देखें तो भारत के मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और सिंचुरा, ये जो सभी जगह है इन वही भारत के बाहर देखा जाए तो अम्बोना, मसाला द्वीप, मलाका और श्रीलंका जैसे जगहों पर इनका अधिकार हो गया है। जो कि ये अम्बोना जो है, अम्बोना मलाका जो है ये इंडोनेशिया के आसपास आता है। तो इसलिए मतलब कि बोला जाता है कि जो डच का मुख्य फोकस था वो इंडोनेशिया पर था। देखिए अब बात करते हैं कि मतलब कि डच ने पुर्तगालियों को किन किन जगहों पर मतलब कि हराया है। तो 1653 में हम लोग देख सकते हैं श्रीलंका से बाहर निकाल देता है कौन, डच जो है पुर्तगाली को 1653 के करीब पुर्तगाली को डच से बाहर निकाल देते हैं और श्रीलंका पर अपना एक अधिकार जमा लेते हैं और वहां से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या व्यापार करने लगते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं ये इनकी व्यापार देखते हैं, यानी कि सबसे पहले ये व्यापार करने तो आए थे मसालों का, लेकिन मसालों के साथ साथ इनका रुचि और सामान में भी बनने लगी, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अब जैसे बात करते हैं इनके व्यापार को लेकर के, यानी कि व्यापार कर सबसे पहले इनका फोकस जो था, इनका जो मुख्य बिंदु था वो मसालों पर था, जो कि मसालों के कारण है जो कि इन्होंने इंडोनेशिया को अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक है, लेकिन जब इनकी मसालों के द्वीप से जब इनकी मसालों के व्यापार से जब इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी, तो ये साथ साथ यानी कि अन्य सामानों का भी व्यापार करना स्टार्ट करती है। जैसे कि हम भारत के दक्षिणी हिस्से के अगर देखा जाए, मद्रास से इन्होंने वस्त्र का व्यापार करते थे, मसूलीपट्टनम से नील का भी व्यापार करते थे, जैसे अफीम, रेशम, ये सब जो सामान थे यह दक्षिण एशिया के पूर्वी भाग यानी कि चीन, मलाका वाला एरिया में ले जाते थे और वहां पर इनको बेचते थे, जहां से उनको भारी मात्रा में लाभ हो रही थी। तो ये सब सारी जो वस्तुएं थी, इन सब का व्यापार भी धीरे धीरे डच कंपनी जो है करने लगी और करने के फलस्वरूप अपने स्थिति को मजबूत कर रही थी। यानी कि भारत में डच का आना किस तरह से आई, इनका रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब बात करते हैं अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इन सबसे पीछे नहीं है। अंग्रेज भी कहीं ना कहीं मतलब यही सोच रहा है कि डायरेक्ट व्यापार किया जाए एशिया कंट्री के साथ। तो अब बात करेंगे हम लोग अंग्रेज का व्यापार, यानी ब्रिटिश कंपनी किस तरह से आती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं ब्रिटिश की, यानी कि ब्रिटिश कंपनी भी जो है कहीं ना कहीं यूरोपीय कंट्री यानी कि जैसे कि पुर्तगाल, डच जैसे कंपनी से प्रभावित होकर यह भारत में या फिर दक्षिण एशिया में व्यापार करने के लिए प्रेरित होती है और उन्हीं के फलस्वरूप यह आती है एशिया कंट्री में व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी ध्यान कहीं ना कहीं पुर्तगाली, डच की तरह ही यह इंडोनेशिया के तरफ ही था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मसालों के जैसा ही, इनका भी कहीं मसालों के जैसा ही नीति था और यह इंडोनेशिया पे ही कहीं ना कहीं केंद्रित होने के कारण ढूंढ रहे थे, मतलब देख रहे थे। लेकिन ब्रिटिश को देखा जाए तो ब्रिटिश को ही हम लोग मतलब कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे किस तरह से ब्रिटिश आते हैं और कौन कौन से नियम लाते हैं, नीति लाते हैं, एक्ट लाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हुए ब्रिटिश का अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो है मुख्य रूप से भारत के सूरत, मद्रास और ये बंगाल में, ठीक है, सूरत, मद्रास और बंगाल, यानी कि यह भारत में ये तीन जो ऐसा जगह है तो इनको अपना प्रमुख केंद्र बनाता है और प्रमुख केंद्र बनाने के कारण ही यह अपने व्यापार को मसालों के अलावा यह भारत में भी अपना अधिकार जमा लेते हैं और जमाने के कारण ही देखें तो जैसे कि अब इनके सामने भारत के अनेक राजाओं के आपस में मतभेद होता था और उन सब का फायदा उठा करके उन सब का फायदा उठाकर भारत ब्रिटिश जो है अपने नए नीति लागू करता था और लागू करने के कारण ही जैसे छोटे छोटे राज्यों से राजस्व वसूल करना, नए कानून बनाना और इस तरह से करते हुए भारत जो है ब्रिटिश जो है अपने पूरे भारत पर अपना शासन जमा लेता है, अपना प्रशासन करने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे ब्रिटिश कंपनी को, तो ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश कंपनी यानी कि अगर देखें तो ब्रिटिश से यानी कि मिडलटन हॉल,
देखिए अगर बात करें तो मिडलटन हॉर्न नामक करके एक 1599 में ब्रिटिश यात्री आते हैं, जैसे कि डच से आपका हाउटमैन आए थे, तो उसी तरह से ब्रिटिश से भी मिडलटन हॉल आते हैं और ये भी आते हैं और आने के फलस्वरूप देखते हैं कि मतलब कि जायजा लेते हैं कि व्यापार किस तरह से किया जा सकता है। और यही मिडलटन हॉल 1599 आते हैं और आने के फलस्वरूप बताते हैं और ये प्रेरित करते हैं। तो 1600 के आसपास यानी कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में एक चार्टर पास किया जाता है। ठीक है, एक चार्टर पास होता है, जिस चार्टर पास के माध्यम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की जाती है और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार का छूट मिलता है। कितना? 15 वर्ष के लिए व्यापार का छूट मिलता है, जिसके फलस्वरूप ये कंपनी भारत में या फिर दक्षिण एशिया में आती है और अपना व्यापार पर करती है। तो देखिए अब जैसे ये चार्टर एक्ट पारित होता है 1600 में महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में, तो अंग्रेज जो आते हैं तो अंग्रेज का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे पहले मतलब कि किन किन जगहों पर उनका मतलब कि किन किन जगहों पर उनका अधिक नजर आती है, या फिर उनको बोल सकते हैं कि किस तरह से वो मद्रास, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र मद्रास, और आपका पश्चिमी क्षेत्र में आपका सूरत और पूर्वी में बंगाल पर अपना अधिकार करते हैं। तो इन तीन को मुख्य रूप से देखेंगे जो कि वहां पर अपना अधिकार जमाते हैं और वहां से व्यापार करने का नींव डालते हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं आपको सूरत से, यानी कि सूरत में किस तरह से अपना व्यापार कोठी स्थापित करते हैं, कंपनी स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो 1609 में, ठीक है, 1609 में मिडलटन हॉल जो है सॉरी यहां पर देखिए सॉरी अब जैसे 1609 में हाकिम जो है 1609 में हाकिम जो है जहांगीर के दरबार में जाते हैं। ठीक है, जहांगीर के दरबार में जाते हैं, ये बोल रहे हैं कि एक व्यापार करने के लिए अनुमति मांगते थे जो कि सूरत में अपना कंपनी स्थापित कर सके। तो इनको जो है ये जहांगीर के द्वारा ये अनुमति नहीं मिली, जिसके फलस्वरूप ही मिडलटन जो है 1611 में मिडलटन जो है पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाली का वहां पर जो पहले से ही कंपनी स्थापित थी, तो मिडलटन के द्वारा पुर्तगाली जहाज को परास्त कर दिया गया, यानी कि मिडलटन जो है पुर्तगाली जहाज को हरा दिए, जिसके कारण जहांगीर जो है प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं। और यही जो प्रसन्नता है जहांगीर का प्रसन्नता जो है ब्रिटिश कंपनी को 1913 में अपने दरबार में बुलाती है, और अपने दरबार में बुलाने के फलस्वरूप ये सूरत में कोठी यानी कि कंपनी स्थापित करने के लिए परमिशन देते हैं, यानी कि व्यापार आप गुजरात के सूरत से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तब देखिए अब ये जो सूरत वाला है, यह सूरत का जो व्यापार था यह आपको 1613 में मिला। ठीक है, यानी कि 1613 में सूरत में यह कोठी स्थापित किया ब्रिटिश और यह व्यापार किए। वहीं देखा जाए तो बढ़ते समय के अनुसार 1623 तक इनका व्यापारिक अधिकार जो है सूरत, अहमदाबाद जैसे जगहों पर हो गया और वहां पे किलाबंदी कर दी, इन सभी जगहों पर अपना किलाबंदी कर दी। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले भारतीय जो राजा थे डायरेक्ट मतलब कि जो व्यापार करना है तो डायरेक्ट नहीं देते थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उनको ब्रिटिश जो मतलब कि ये अधिकारी है उनको साबित करने के लिए पुर्तगाली बेड़ा को परास्त करते थे, जिससे भारतीय राजा खुश हो जाते थे और वो अनुमति देते थे कि आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका सूरत, यानी कि गुजरात में आपका 1609 से सिलसिला स्टार्ट हुआ और 1623 तक और गुजरात में इनका अधिकार हो जाता है। अक्सर मतलब कि सूरत, अहमदाबाद जैसे जगहों पर व्यापार कर सकते हैं, एक अधिकार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मद्रास की। ठीक है,
देखिए, अब जैसे ब्रिटिश कंपनी जो है सूरत पर अधिकार करने के बाद अब उसका ध्यान यानी कि मद्रास यानी कि दक्षिण भारत पर आता है। तो दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख जगह है मद्रास। तो मद्रास में सबसे पहले देखेंगे तो 1639 में यानी कि मद्रास के जो लोकल वहाँ के जो शासक है उनसे सीमा शुल्क के बदले मद्रास को लीज पर ले लेता है। ठीक है, 1639 में लीज पर ले लेता है और 1640 में आते आते उनसे ये मद्रास जो है बंदरगाह, इसको मद्रास जगह को अपने अधीन कर लेता है, यानी कि वहां के जो शासक यानी कि छीन लेता है और अपने अधिकार अपने अंडर कर लेता है। देखिए, बढ़ते समय के अनुसार देखेंगे तो चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय जो कि यह कौन है, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन के शासक, और पुर्तगाली की राजकुमारी, ठीक है, पुर्तगाली की राजकुमारी के साथ इनका विवाह होता है, जिसमें चार्ल्स द्वितीय जो है मुंबई को दहेज में ले लेता है। ठीक है, दहेज में ले लेता है, जिसे ब्रिटिश कंपनी जो है सूरत यानी कि सूरत में उसका एक व्यापारिक कोठी थी, यानी कि सूरत में उसका कंपनी थी। तो वह सूरत से अपना जो व्यापारिक कंपनी थी या व्यापारिक कोठी थी वह कहाँ स्थापित कर दिया, बंबई में। और ये बंबई जो है चार्ल्स द्वितीय ने ले लिया है पुर्तगाली की राजकुमारी से दहेज में। तब इसका देखिए तो पुर्तगाल पर भी हो गया, सॉरी यानी कि सूरत में भी कंपनी चल रही है, बंबई पे भी चल रही है, अब ये मद्रास में भी अपनी कंपनी स्थापित कर लिया है। 1661 में ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली महारानी राजकुमारी के साथ शादी होता है। ठीक है, विवाह होता है, जिसमें चार्ल्स द्वितीय जो है बंबई को दहेज में ले लेते हैं। बंबई जो है इससे पहले पुर्तगालियों के अधीन था, जो कि बंबई में उनका कंपनी थी। तो ये बंबई जो है अपने दहेज में ले लेते हैं, जिसपे वो 1661 में ये सब बंबई को अपने अधीन ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब 1687 में बंबई को अपना क्या बना लेते हैं, व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है सबसे पहले सूरत में स्थापित करती है कंपनी, लेकिन वो सूरत से बंबई अपना व्यापारिक प्रमुख केंद्र बना लेती है 1687 में। तो अब देखेंगे तो सूरत हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, जो कि लीज पर पहले लिया, लीज लेने के बाद ये छीन लेता है 1640 में। अब बात करते हैं पूर्वी भारत में, यानी कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में किस तरह से अपना व्यापार प्रभावित करता है, जिसमें बालासोर, बंगाल का हुगली हो गया, या फिर उड़ीसा हो गया, या फिर पटना में सॉरी यानी कि बिहार में किस तरह से व्यापार को बढ़ा रहा है, इसके हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब जैसे आप बात करते हैं बंगाल में, यानी कि सूरत, मद्रास, बंबई अपने अधीन करने के बाद अब देखते हैं बंगाल में। तो बंगाल में सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले 1690 में इब्राहिम खां, जो कि मुगल बादशाह था, इब्राहिम खां जो है ब्रिटिश कंपनी को आमंत्रित करता है कि आप बंगाल में आइए और व्यापार करने के लिए मतलब कि व्यापार आप कर सकते हैं। यानी कि इब्राहिम खां जो है, इब्राहिम खां ब्रिटिश को बुलाता है और 1690 में व्यापार करने के लिए आज्ञा देता है कि आप मतलब कि व्यापार कर सकते हैं। तो फिर अगले साल ही फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता है, औरंगजेब, यानी कि इब्राहिम खां के बाद जो शासक बनता है मुगल बादशाह जो बनता है वह औरंगजेब बनता है। और औरंगजेब ने 1691 में फरमान जारी कर देता है, और फरमान जारी करने में यह सूता नदी पे पहला जो जगह है, सूता नदी जगह में ब्रिटिश जो है अपना कोठी स्थापित करते हैं, यानी कंपनी स्थापित करते हैं, और वहां से व्यापार इनका शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अब ब्रिटिश सूता नदी में अपना कोठी स्थापित कर दिए, तो बढ़ते समय पे 1698 में ये जो ब्रिटिश है अपने आसपास के जो जगह है उन पे राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। कौन, ब्रिटिश। ये जो 1200 रुपया है, यानी कि ब्रिटिश जो है 1200 रुपया में ये राजस्व खरीद लिया, कि मतलब आसपास उनके जो भी आसपास क्षेत्र है उनका राजस्व, उस पर जो राजस्व किसका अधिकार हो जाएगा, ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश का राजस्व अधिकार हो जाएगा। यानी कि ब्रिटिश जो है आसपास अपने
क्षेत्र का राजस्व वसूलते थे। अब बात करते हैं तो 1717 में यानी कि 1700 ईस्वी तक जो है ब्रिटिश जो है भारत के लगभग सभी जगह पे यानी कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों पे या फिर महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे कि अब गुजरात में सूरत हो गया, महाराष्ट्र में या देखा जाए तो बम्बई हो गया, और दक्षिण भारत में मद्रास हो गया, और इस तरह से बंगाल पे भी अपना धीरे धीरे अधिकार जमा रहा था, यानी कि कोशिश कर रहा था कि हो जाए। अब देखिए, अब औरंगजेब के समय से ही मुगल वंश जो था मतलब कि वो आपस में बिखर रहा था, यानी कि इन औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य टूट रहा था, बिखर रहा था, और इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश जो देखिए, अब जैसे ब्रिटिश जो है अभी यानी कि ब्रिटिश जो है 1717 तक भारत के लगभग सभी जगह पर, भारत के लगभग सभी इंपोर्टेड बंदरगाह पर, जैसे कि गुजरात का सूरत हो, बम्बई या फिर दक्षिण भारत का मद्रास, और इस तरह से बंगाल के सूतीनाता पे अपना अधिकार जमा लिए थे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अब 1717 में, यानी कि अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य आपस में बिखर रहा था, यानी कि इधर पूर्वी भारत में कहते तो बंगाल का जो वहाँ का नवाब है वो अपना अलग राज्य बनाना चाहता, हैदराबाद के निजाम अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे। यानी कि जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य में एक औरंगजेब ही ऐसा मात्र था जो कि दिल्ली में बैठे सभी राज्यों को अपने साथ जोड़कर रखता था। लेकिन जब इसकी औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जब ये मर गया, तब से भारत के सभी राज्य आपस में बिखर रहे थे, अलग अलग साम्राज्य बना रहे थे। तो उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज जो है नए नए कानून नियम लाते गए और भारत को अपना स्थापित करते गए। देखिए, तो 1717 में फरुखसियर जो है सरमैन, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कंपनी का अध्यक्ष था सर सरमैन, जो कि फरुखसियर जो है इसको फरमान जारी करके यह व्यापार करने का अनुमति दे देता है, फरमान जारी करके अनुमति दे देता है, और साथ ही साथ जिसमें कुछ ये भी मेंशन रहता है फरमान में कि जैसे कि बंगाल में स्थित ब्रिटिश कंपनी जो है पहले सुधा नदी पर अपना व्यापार कर रही है। ठीक है, तो सुधा नदी के आसपास जो भी क्षेत्र होगा, जो भी कॉलोनी होगी, जो भी जगह होगा, उस पर राजस्व वसूल कर सकता है कौन? ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, सेकंड क्या है, 10,000 सालाना पे ब्रिटिश कंपनी जो है सूरत में व्यापार कर सकते हैं, यानी कि साल में 10,000 देता है और टैक्स फ्री, अब उसके बाद कोई पैसा नहीं देना होता है और व्यापार कर सकती है सूरत में। ठीक है, तीसरा क्या है, बंगाल में फ्री व्यापार, यानी कि वहाँ बंगाल में मतलब कि ये फरुखसियर के द्वारा जो फरमान जारी होता है, इसमें बंगाल में फ्री व्यापार करने की अनुमति दी गई थी कि बंगाल में आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कोई टैक्सेस वगैरह नहीं ली जाएगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बम्बई में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो सिक्के ढाले जा रहे थे अपने, वो मुगल साम्राज्य यानी कि जो मुगल फरुखसियर जो थे उसको मान्यता दे दिए थे कि यानी कि व्यापार में जो भी सिक्के ढाले जा रहे हैं वो भारत में अलाउ रहेगा, यानी कि सभी जगह मान्यता मिलेगी, चलेगी। और इस तरह से डच आते हैं और ये अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज आने के फलस्वरूप किस तरह से व्यापारिक क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं और व्यापार करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन, जो कि फ्रांसीसियों का आगमन और अंग्रेजों के साथ सामना होता है, जो कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध देखने को मिलता है, जो कि वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।